नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बिहार और पश्चिम बंगाल में थम नहीं रही रामनवमी से शुरू हुई हिंसा, कई जिलों में इंटरनेट बंद। बताएंगे क्या है मौजूदा हालात दोनों राज्यों में। फिर जारी रहा संसद में हंगामा, गतिरोध खत्म करने के लिए क्या हो रहे हैं प्रयास। वहीं सीबीआई पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, विपक्ष पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहा, बताएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही बढ़ते कोविड के मामलों के बाद राज्य हुए सतर्क, जारी किए दिशा निर्देश। जानेंगे विशेषज्ञों से कि कोविड के बढ़ते मामले क्या संकेत दे रहे हैं किसी नई लहर का। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। सीबीआई के हरित जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर करारा वार। बताया लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा। कहा यहीं से बढ़ता है भाई भतीजावाद और परिवारवाद। सीबीआई को दी किसी भी मामले में न हिचकने की सलाह। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं। सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी किया जारी। संसद में जारी है विपक्ष का हंगामा, फिर नहीं चले दोनों सदन। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को हंगामे के लिए ठहराया जिम्मेदार। हंगामे के बीच राज्यसभा से प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा पहले ही कर चुकी पास। दो कंपनियों के बीच अधिग्रहण और विलय की प्रक्रिया अब 210 दिन की बजाय 150 दिन में होगी पूरी। बिहार के सासाराम में हिंसा के 4 दिन बाद भी माहौल तनावपूर्ण। हालात को संभालने के लिए आरएएफ और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने किया सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध। सदन के बाहर भी प्रदर्शन। नीतीश पर लगाया कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसरा में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण। कई गिरफ्तार, आरएएफ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। कई जगहों पर किया प्रदर्शन। सुल्तान मजूमदार ने अमित शाह को पत्र लिखकर की केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए से जांच की। आपराधिक मानहानि केस में सजा पाए राहुल गांधी की याचिका के निपटारे तक जमानत। सजा पर रोक की याचिका पर 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। राहुल के तमाम नेताओं के साथ सूरत पहुंचने पर बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा ये कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस परिवार को मानती है देश से ऊपर। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली कोर्ट से राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई। अब 17 अप्रैल तक रहना होगा न्यायिक हिरासत में। गुवाहाटी में शुरू हुई दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक। सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक संरक्षण के लिए सतत वित्त पोषण पर चर्चा। गांधीनगर में संपन्न हुई एनर्जी ट्रांजिशन कार्य समूह की दूसरी बैठक। अगरतला में 2 दिवसीय साइंस 20 बैठक की शुरुआत। ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्र आधारित तकनीक पर चर्चा का केंद्र। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर। मार्च महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स में तेजी। पीएमआई फरवरी में 55.3 के मुकाबले सुधार पर 56.4 पर पहुंचा। प्रत्यक्ष कर संग्रह के प्रोविजनल आंकड़े बजट के अनुमानों से भी करीब 17% ज्यादा। मौका था सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के 60 साल के सफर पूरा करने पर कहा कि न्याय के इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई ने सामान्य जन के बीच विश्वास बनाया है। इस मौके पर पीएम ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। पीएम ने सीबीआई के काम का जिक्र करते हुए बताया कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हुए हीरक जयंती समारोह में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिरकत की तो उन्होंने सीबीआई की न केवल पीठ थपथपाई बल्कि उसके कामों की जोरदार सराहना की। पीएम ने कहा कि जब कोई केस असाध्य लगता है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई न्याय के लिए एक ब्रांड के रूप में उभरी है। पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं
अरे भाई, इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। पीएम ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही पहली बार सीबीआई सोशल मीडिया के क्षेत्र में उतरी। प्रधानमंत्री ने सीबीआई का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया। पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर अप्रत्यक्ष तौर से कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों से उनका हक छीना जाता है और युवाओं के सपनों की बलि चढ़ती है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक तरीका बना रखा था। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। सीबीआई से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं भी हिचकने और रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है।
कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए। इनमें विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद के बजट सत्र के एक और हफ्ते की शुरुआत संसद के दोनों सदनों में हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ा। नतीजा अहम विधायी कामकाज बिना चर्चा के ही संपन्न किए जा रहे। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अब 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मौजूदा सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, फिर से वही कहानी दोहराई गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल अडानी मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्षी दलों के संसद में रुख को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने एक हठधर्मिता अपना रखी है। हमने कई बार बातचीत करने का तरीका भी निकाला। जो कानून में उपलब्ध है उनको उसका काम उनको करना चाहिए, बजाय सरकार ने ये किया। सरकार कभी किसी को सजा देती है क्या? अब ये मकान का एक नोटिस आता है, हाउस कमेटी में जो भी मेंबर नहीं होता है उसको नोटिस जाता है। इसमें रूटीन प्रक्रिया, उसको भी कह रहे हैं कि मकान खाली करवा रहे हैं। भाई अब मेंबर नहीं हो तो आप मकान में रह नहीं सकते हो, रहोगे तो बाजार का किराया देना पड़ेगा। अब ये इसमें क्या विषय है? दोपहर बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में अहम विधायी कामकाज बिना चर्चा के ही संपन्न किए जा रहे हैं। संसद में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, संसदीय लोकतंत्र और संसद चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता एक परिवार को दल से ऊपर समझते हैं। क्या एक परिवार संसद से ऊपर, संविधान से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों से ऊपर, क्या वो देश से ऊपर है? हम बार बार यही कहते हैं, कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है, नेशन लास्ट है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता संसद की कार्रवाई बाधित होने पर सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के ओर से इसकी तनकायत यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। उसको टालने की कोशिश कर रहे और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं। संसद के मौजूदा सत्र में शुरुआत से ही गतिरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग सदन में कर रही थी। राहुल के 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर दोषी करार दिए जाने और संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी कई विपक्षी दलों के साथ सदन में अंदर और बाहर अडानी मुद्दे पर अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई है। दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लगातार बाधित हो रही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर मानहानि केस में सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद अब राहुल गांधी 3 मुख्यमंत्री बहन प्रियंका वाड्रा के साथ सूरत पहुंचे। कोर्ट ने जमानत तो दी, लेकिन फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगी है। राहुल के तमाम नेताओं के साथ सूरत पहुंचने पर बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि ये कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। आपराधिक मानहानि केस में सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद अब राहुल गांधी ने इस सजा के खिलाफ अपील की है। इस अपील पर सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। यह तब तक रहेगी जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। हालांकि राहुल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें जवाब देना है। आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी। आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने
हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता सूरत पहुंचे। राहुल के तमाम नेताओं के साथ सूरत पहुंचने पर बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि ये कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है। एक आदमी, एक परिवार, दल से ऊपर और देश से ऊपर, ये कोई हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा चित्र नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरीके से जो कर रहे हैं कि कन्विक्शन होने के बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट में अपील करना है, कोर्ट में माफी मांगना है, तो जब आपका ट्रायल चला था उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। आखिरकार दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सब कामकाज छुड़वा के यहाँ पे लाना चाहते हैं? ये पिछले 3 वर्ष जब मुकदमा चल रहा था तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तब क्यों नहीं लाई इन सबको? और माफी मांगने और अपील करने तो उसी दिन जा सकते थे, क्यों नहीं गए? कांग्रेस को उसी दिन पता था कि जिस समय 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को हुई उसी समय उनकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे इससे पहले 13 और नेताओं की, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद और विधायकों की 13 लोगों की सदस्यता ऐसे ही गई, लेकिन कांग्रेस ने ड्रामा रचा राहुल गांधी के समय। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी राहुल पर हमला बोला और कहा कि सूरत कोर्ट में अपील के नाम पर कांग्रेस हुड़दंग और नौटंकी कर रही है। पार्टी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग का इतना बड़ा अपमान करने के बाद ईमानदारी तो ये कहती थी कि राहुल गांधी जी को सहजता से, सरलता से, स्पष्ट रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। इसके बावजूद पहली बात ये कहना कि हम माफी नहीं मांगेंगे, फिर न्यायालय में आज सुनवाई के दौरान जिस प्रकार का अशोभनीय शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया वो बहुत दुखद है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये करके क्या दिखाना चाह रही है? तो हमारा ये कहना है कि जो कुछ कांग्रेस ने किया है ये शक्ति का एक भोंडा प्रदर्शन है। राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी राहुल के साथ है, इसलिए तमाम नेता सूरत गए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। गौरतलब है कि 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। उधर मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होना है। आरोप है कि राहुल ने मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान किया था। बता दें कि राहुल पर अलग अलग राज्यों में मानहानि के 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट उन्हें 2 साल की सजा सुना चुका है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा लगातार बढ़ती हुई अपनी चपेट में कई और जिलों को ले चुकी है। हुगली जिले के रिसड़ा में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोमवार को यानी आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली के अस्पताल पहुंचे और घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा के लिए ममता सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिसड़ा में शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद हिंसा मामले में पुलिस ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सोमवार सुबह से इलाके में माहौल शांत है। इलाके में RAF समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवा निलंबित है, दुकानें बंद हैं और विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस इस दौरान आवाजाही कर रहे लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं सिलीगुड़ी के कवाखाली इलाके में संदिग्ध क्रूड बम मिला। बम निरोधक दस्ता, भारी पुलिस बल और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। रविवार को रिसड़ा के संध्या बाजार इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। शोभा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष भी मौजूद थे। घोष के मुताबिक शोभा यात्रा में मौजूद महिला और बच्चों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना में बीजेपी विधायक विमान घोष समेत कई लोग घायल हो गए। सोमवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली के अस्पताल पहुंचे और घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा के लिए ममता सरकार पर निशाना साधा। ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में 2 दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कर्फ्यू का सिचुएशन है। हाई राइज से फ्लैट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। हिंसा से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हुगली जिले में रामनवमी हिंसा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम हस्तक्षेप की मांग करते हैं ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो और आम नागरिकों की जान माल की रक्षा हो। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती और NIA द्वारा जांच की मांग की। पुलिस पूरी तरीके से प्लान भूलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी से स्पेशली NIA से होना चाहिए। पूरे मामले में भाजपा ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। बीजेपी ने पूरे मामले की NIA जांच के साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरा देश देखे। और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग NIA इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। सभी जगह में परिस्थिति ऐसा है, ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही खतरनाक करना चाह रही है, जबकि सबको पता हो रहा है कि ममता बनर्जी जो अभी इनका सरकार करप्शन के विषय में फंस गई है, तब दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा दूसरा एक महल बनाना चाहती है जाकि इनका दृष्टि डाइवर्ट हो जाए। वहीं कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी और TMC दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज बंगाल धीरे धीरे ये सांप्रदायिक की तनाव की चुंगल में आने लगे हैं। सिर्फ हावड़ा नहीं, हावड़ा की बगल हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी ये तनाव फैल चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हालात को सामान्य करने की होनी चाहिए ताकि लोग बिना भय के आम जिंदगी जी सकें। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।
रामनवमी के ही मौके पर बिहार के 2 शहरों सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विधानसभा में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की वारदातों के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इन घटनाओं के बाद राज्य में नीतीश सरकार निशाने पर है और विधानसभा में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। सासाराम में शुक्रवार को रामनवमी पर भड़की हिंसा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सोमवार को धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धमाका सुबह 4 बजे हुआ। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग भी दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि धमाका पटाखे की आवाज की थी। सासाराम में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ बिहार शरीफ में हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन का दावा है कि शहर की स्थिति सामान्य है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। सभी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में शांति समिति बनाई गई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर की स्थिति नॉर्मल है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और नॉर्मलसी आ रही है। सारी दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही हैं। किराना की दुकान, दवा की दुकान, दूध की दुकान, हम लोगों ने सबको इनकरेज किया खोलने के लिए और लोग भी अब सड़कों पे आकर अपनी जो ज़रूरत के सामान है वो खरीद रहे हैं। जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं उनका मोबाइल में बहुत सारे चैट मिले हैं और उससे कई और लोगों की जानकारी मिली है जो भड़काने का प्रयास था। सबको चिन्हित किया गया और सब पे कार्रवाई की जा रही है। राज्य की कानून व्यवस्था के मसले पर बिहार में विपक्षी दलों के निशाने पर है नीतीश सरकार। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा, जुलूस में पथराव और दंगे का पूरा असर बिहार विधान मंडल के अंदर दिखा। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू होने के साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को विपक्षी भाजपा ने जोरदार तरीके से सदन के भीतर उठाया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला उठाया। भाजपा के विधायक सदन के भीतर पोस्टर लेके पहुंचे थे और अपनी जगह से खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने भाजपा विधायकों से पोस्टर वापस ले लिए। विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के हंगामे की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। विधानसभा के बाद जैसे ही विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो विरोधी दल के सदस्यों ने हिंसा को लेकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। विधान परिषद के बाहर भी भाजपा के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने पटना में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हुई हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। जो ये बार बार घटनाएं होती है, हर साल ये घटना होती है, सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है? तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में मुसलमानों को, एक पक्ष के लोगों को ये अगर जो मेहमानबाजी करा के संरक्षित करेगा तो अब यह भारत 21वीं सदी का है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। पूरे मामले की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। जो आदमी सत्ता के लिए बिहार की गद्दी इनको दी गई थी, लालू जी के कुशासन के खिलाफ में 5 से 10 के बाद जो प्रधानमंत्री की स्थिति बनने का लोगों ने अंदर में भर दिया, उस समय के बाद ये व्याकुल भारत हो गए हैं। इसलिए इनकी दुर्गति होना तय है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस रास्ते को पकड़ूं। नीतीश कुमार जी से बिहार क्यों नहीं संभलता? बिहार शरीफ में आप लोगों ने दिखाया है, बाकी लोगों ने दिखाया है कि इस बार जो तनाव वाला इलाका था उस पर पुलिस नहीं थी। पिछले साल पुलिस थी तो कोई शांति से गुजर गया। नीतीश कुमार जी बिहार में या ममता जी बंगाल में लोगों को रामनवमी मनाने का अधिकार है या नहीं? नए रिश्ते बनाने के बाद बिहार जंगल राज की ओर कहां चला जा रहा है? सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का काम कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हो रहा है और सरकार ने जानबूझ करके
तुरंत स्थिति को कंट्रोल सासाराम में नहीं किया, जिससे कि गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को प्रभावित किया जा सके। हालांकि जेडीयू के नेता तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कौन है सासाराम में जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि वो मारे गए? उसका नाम जारी करो। फर्जी तरीके से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाना ये आपकी कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात में गिरावट आ रही है, वो प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में पीएम मोदी को प्रथम स्थान मिला है। दुनिया भर के लोगों ने उन्हें सबसे बेहतर और लोकप्रिय ग्लोबल लीडर माना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की सूची बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी की जाती है। इस कंपनी ने अपने ताजा सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, लोपेज ओब्राडोर समेत दुनिया भर के 22 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी ने दुनिया भर के 22 बड़े दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। उनके साथ विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कभी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि बढ़ते कोविड के मामलों का खतरा कितना दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उनका एक आंकलन भी किया जाए। एक बार फिर सक्रिय है कोविड-19 का नया वेरिएंट। ये नया वेरिएंट क्या है? ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और इस सब वेरिएंट का नाम है XBB.1.16। पिछले 7 हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या इस समय 20,219 है। साथ ही साथ सक्रिय मामलों की दर जो है वो बेहद कम अभी है, 0.05% है। स्वस्थ होने की वर्तमान दर जो है 98.76% है। बीते 24 घंटे में 1800 लोग स्वस्थ हुए हैं कोविड से। साथ ही साथ अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या जो है वो 4,41,75,135 है। यानी कि लगातार कई मोर्चों पर कोविड के मामलों को एक तरह से रोकने के लिए और साथ ही साथ टीकाकरण पर जिस तरह से देश की रफ्तार तेज है उसने काबू किया है। पिछले 24 घंटे में 3,641 नए मामले सामने आए हैं। इसकी तुलना करनी जरूरी है। 1 अप्रैल को ये मामले 2,994 थे, यानी कि मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दैनिक सक्रिय मामलों की दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके लिए देखना होगा कि 1 अप्रैल को दैनिक सक्रिय मामलों की दर जो थी वो 2.09% थी और 3 यानी कि लगभग 48 घंटे बाद ये बढ़ी हुई है। दैनिक मामलों की सक्रिय दर आज 6.12% रही। साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.45% है। अब तक करीब 92 करोड़ 18 लाख जांच की जा चुकी है और बीते 24 घंटे में
59,512 जांच की जा चुकी है। यानी कि तमाम राज्य भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं लगातार कोविड के बढ़ते मामलों को, और बढ़ते मामलों पर जब काबू या फिर सुरक्षा कवच जो है कोविड से लड़ाई का, वो टीकाकरण ही है। इसकी रफ्तार इस समय मौजूदा क्या है, आइए देखते हैं। पूरे देश में टीकाकरण के तहत अभी तक कुल 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, और इसमें भी 95 करोड़ 21 लाख जो टीके हैं वो दूसरी डोज के हैं, और 22 करोड़ 86 लाख जो टीके हैं वो प्रिकॉशन डोज के हैं। बीते 24 घंटे में 686 टीके लगाए गए हैं, यानी कि दूसरा डोज और प्रिकॉशन डोज लेने में देरी नहीं कर रहे। कोविड के खिलाफ केंद्र के जो कदम अभी तक रहे हैं वो अप्रैल महीने में देश भर में एक मॉक ड्रिल की जाएगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। और इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड पर राज्यों के साथ बैठक की है, और इस बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है। कई राज्यों ने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए। आइए देखते हैं किस तरह से राज्य उस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये कहा गया है कि सभी नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि राज्य सतर्क हो गए हैं। हरियाणा ने जो दिशा निर्देश जारी करे हैं उसमें 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जहां है वहां मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, टेस्टिंग बढ़ाई गई है। वहीं केरल में भी राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिलों को निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया गया है, लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो अस्पताल में आने वाले बुखार के मरीजों की कोविड जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। बुखार के मरीजों को आइसोलेट करने की भी, उन्हें अलग रखने की भी सलाह दी गई है। अस्पतालों में बुखार के मरीजों की कोरोना जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। लोगों को भीड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर रखने की भी सलाह दी गई है। तमिलनाडु में 1 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कोविड के बढ़ते मामले एक तरह से अलर्ट रहने के लिए संकेत दे रहे हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमारे विशेष मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार रैना। डॉक्टर सुनील, बढ़ते मामले संकेत क्या दे रहे हैं? क्या किसी नई लहर का संकेत है ये? पहले तो रितु धन्यवाद मुझे शो को बुलाने के लिए, और जिसको मैं एक डिस्क्लेमर बोलूंगा, मतलब किसी भी चीज के आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें बोलूंगा। एक तो क्या ये नंबर्स, बढ़ते नंबर चिंता का विषय है? तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हमको चिंता करनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये डर का विषय हो सकता है? तो आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में डर का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड को लेकर जो हमारी जानकारी है वो लगभग पर्याप्त है, इस लड़ने के हमारे पास उपाय है। लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5-2 महीने पहले के अगर आप नंबर्स देखें तो हम बहुत नीचे थे, और ये 1-1.5 महीने में इतने नंबर्स बढ़ जाना चिंता का वाकई विषय है। डॉक्टर सुनील, ऐसे में एक तरह से हम लगातार टीकाकरण पर तो जोर दे ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपने दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज की तरफ किस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है, क्या लोगों में पिछले कुछ समय में जिस तरह से कोविड के मामले नहीं बढ़ रहे थे तो एक ढिलाई भी देखी जा रही है? तो कोविड प्रोटोकॉल भी जरूरी है, साथ ही साथ टीकाकरण को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस समय। मुझे लगता है आपने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड, आपने एग्जैक्टली सच बोला कि पिछले कुछ महीनों से क्योंकि नंबर्स कम आ रहे थे तो ढिलाई बढ़ गई, और आप देखेंगे कि हमारे नंबर्स जो वैक्सीनेशन के बहुत कम हो गए थे। और वैक्सीनेशन हम जब चाह रहे थे कि नंबर्स बढ़ते रहे, लगातार वैसे रहे जैसे पीछे थे, वो नहीं हो रहा था। लेकिन इसके साथ एक और चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर आप पिछले 8-10 महीने का गैप देखें, इनफैक्ट जनवरी 2022 के बाद का टाइम देखें, तो हमारे नंबर्स जुलाई को छोड़कर बाकी सब टाइम पे कम ही थे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तो वैक्सीनेशन कम हुई, इन्फेक्शंस कम हुए, तो ओवरऑल जो इम्यूनिटी इस कंट्री की थी, इसके लोगों की थी, वो कम होने लगी। तो केसेस
बढ़ने लगे। जी। तो अगर हमको इस केसेस से लड़ना है तो हमको दोनों चीजें अपनानी पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन पे जोर देना पड़ेगा, दूसरा अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना। जी डॉक्टर रैना, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, कितना खतरनाक है, जो लगातार बढ़ते मामलों में एक तरह से स्वस्थ होने की दर अभी भी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये कितना डराने वाला है, किस तरह से सतर्क रहना है, क्या लक्षण हो सकते हैं? ये वेरिएंट एग्रेसिव टू स्प्रेड है। एग्रेसिव टू स्प्रेड मतलब है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। अब जनरली हम मानते हैं कि जो भी वेरिएंट एग्रेसिवली फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, वो जनरली माइल्ड होता है। लेकिन यहां मैं सबको सावधान करना चाह रहा हूं कि जो ही नंबर्स बढ़ेंगे, चाहे वो वेरिएंट माइल्ड हो या सीरियस हो, वो आपको तंग करेगा। उसकी दो वजह होती है। जब नंबर्स कम होते हैं तो आपके पास यूजुअली वो लोग इन्फेक्ट होके आते हैं जो बाहर जाते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन जो ही नंबर्स बढ़ेंगे, यही एक्टिव लोग इस वेरिएंट को जो माइल्ड हो सकता है अपने घर ले आएंगे और वहां पे उनके लोग, जो बुजुर्ग लोग होंगे या बीमार लोग होंगे, वो इन्फेक्ट करेंगे। सो माइल्ड इन्फेक्शन भी इवेंचुअली सीरियस हो सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये कैसे मैनिफेस्ट करता है या कैसे दिखता है या सिम्टम्स कैसे, तो मोरलेस सिम्टम्स वैसे हैं जैसे पुराने कोविड के थे, जो कोविड के बाकी वेरिएंट्स थे उनके जैसे ही। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अब हमको जो एक सिग्निफिकेंट, जिसको हम सिम्टम मानते थे पहली बार में, कि हम बोलते थे कि अगर आपकी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल चली जाए, आपको नहीं सूंघने में अच्छा लगे या आपके टेस्ट चला जाए, तो वो एक सिग्निफिकेंट सिम्टम माना जाता है। लेकिन इस वेरिएंट में जो भी हम ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट देखते हैं, इसमें ये सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है। मतलब यहाँ आपको पेशेंट्स में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट नहीं दिखेगा। बाकी सारी चीजें वही देख सकती है, फीवर दिखेगा, बॉडी एक्स दिखेंगे। जनरलाइज बॉडी एक्स बहुत कॉमन है, इसमें पेट के सिम्टम दिख सकते हैं, तो वो वैसी है। तो मैंने कहा सिम्टम्स में ये हो सकता है सीवियर नहीं है रहे, लेकिन जो मामले बढ़ेंगे वो हमारे लिए दिक्कत, एज ए कलेक्टिव, जैसे एक नेशन के लिए दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है। डॉक्टर रैना, बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि दर्शक ज्यादा चिंतित ना हो, लेकिन सतर्क जरूर हो जाएं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर भी आप अगर हम इस पे बात करें कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मामले बढ़ेंगे तो जरूर हमें चिंता करने की जरूरत है, भले ही वो सिम्टम्स माइल्ड क्यों ना हो। ऐसे में अगर घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो क्या जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। बिना मास्क के ना बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना निकलें और मास्क को एक बार फिर अपने जीवन में उसी तरह शामिल कर लें। हालांकि कुछ राज्यों ने कुछ निर्देश दिए हैं, केंद्र की तरफ से कोई बड़ा उस तरह का दिशा निर्देश नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अब मैंने वही बोला था कि पिछले 3 साल में हमको इस बीमारी के एक सिंपल सा ज्ञान हुआ है। वो सिंपल ज्ञान है कि इससे बचने का अब तक, आज की डेट में अभी भी जो सबसे सटीक उपाय है वो है अच्छा मास्क पहनना। सो जब भी आपके घर से लोग बाहर जाए, काम काज के लिए जाए, आप उनको रोक नहीं सकते, बट उनको आप निर्देशित करें कि देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी भी स्पेस में जाते हैं, क्लोज स्पेस में जाते हैं, काम काज पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनें। और अच्छी क्वालिटी का मास्क मतलब है कि वो मास्क जो आप सिर्फ दिखावे के लिए ना पहने, अच्छा हो, टाइट फिटिंग हो और आपने उसको अच्छे से पहना हो। बीच में जब भी उसको निकाले तो आप ये इंश्योर करें कि मैं उस जगह पे निकाल रहा हूं जो एक क्लोज स्पेस नहीं है, जो खुले वातावरण में है। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। इसके अलावा मेरा मानना यह है कि केंद्र की तरफ से अगर एक दिशा निर्देश आता है, जो सारे स्टेट्स को आता है, यूनिफॉर्म दिशा निर्देश आता है, जो मास्क को कुछ प्लेसेस में कम से कम मैंडेटरी बनाए। जैसे हमने प्रधानमंत्री जी की वार्ता सुनी थी 22 या 23 मार्च को जो हुई थी, उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट उठाया था कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं, इन्फेक्शंस हॉस्पिटल्स के थ्रू बहुत कॉमनली फैलते हैं, तो हॉस्पिटल जैसी जगह में मास्क मैंडेटरी करना चाहिए सब लोगों के लिए, न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, बल्कि वो लोग भी जो हॉस्पिटल्स में आते हैं। इसी तरह क्लोज स्पेसेस में, जैसे आप मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उन सब ऐसी जगहों पे मास्क को मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, ये हमने पहले से ही सीखा है। और वैक्सीन के लिए जैसे आपने भी बोला, वैक्सीन के लिए जैसे आप बढ़ रहे हैं, लोग वैक्सीन की तरह जा रहे हैं, तो हम इंश्योर करें कि जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको भी ले लें। जी डॉक्टर रैना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रैना, ये बताने के लिए भी कि एक तरफ टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन डोज जरूर लें, साथ ही साथ अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए जब आप बाहर निकलें तो बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए बिना मास्क के न निकलें। यही आपका एक सुरक्षा कवच है और साथ ही साथ टीकाकरण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रैना, विस्तार से इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाई है, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह केंद्रीय बजट अनुमानों से 2.41 लाख करोड़ रुपए अधिक रहा। यह अनुमानों से करीब 16.97% अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि बजट में इसके लिए 14.20 करोड़ रुपए की रकम का अनुमान तय किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह 10,04,118 करोड़ रुपए रहा और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16.91% की वृद्धि दर्ज की गई है। और कुछ अन्य व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं। मार्च महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स में तेजी दर्ज की गई है। S&P ग्लोबल द्वारा तैयार किए गए इंडेक्स के मुताबिक मार्च में पीएमआई फरवरी में 55.3 के मुकाबले सुधर करके मार्च में 56.4 पर पहुंच गई। एजेंसी का कहना है कि मार्च महीने में भारतीय वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी देखी गई, जिससे उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। गौरतलब है कि 50 से ऊपर का आंकड़ा ये बताता है कि गतिविधि में तेजी आई है। कंपनियों में नए ऑर्डर्स को लेकर उत्साह का माहौल है, जबकि महंगाई अब भी कुछ इकाइयों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक सोमवार से शुरू हो गई। 3 दिनों तक चलने वाली यह बैठक 6 अप्रैल को नीतिगत दर संबंधी फैसले के साथ खत्म हो जाएगी। MPC की बैठक में मौद्रिक नीति से जुड़े तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद फैसला लिया जाता है। इस दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की स्थिति और फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों के हालिया कदमों पर भी गहन विश्लेषण किया जाना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसर विनिमय 2023 का मसौदा जारी किया। ट्राई ने 10 दिसंबर 2001 को डायल अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा 2001 की सेवा की गुणवत्ता के बारे में विनिमय सूचित किया था। यह विनिमय BSNL, MTNL और BSNL जैसे ऑपरेटरों सहित सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स डिवीजन को अलग अलग कर दिया है। स्पाइसजेट एयरलाइंस ने इस नई इकाई का नाम स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड रखा है। कंपनी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल को स्पाइसजेट ने कार्गो और लॉजिस्टिक डिवीजन को विभाजित करने का काम पूरा कर लिया। इससे स्पाइसजेट को 2,555 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ होगा। इससे उसके नकारात्मक शुद्ध मूल्य में भी बड़ी कमी आएगी। साथ ही स्पाइस एक्सप्रेस को स्वतंत्र रूप से कोष जुटाना भी संभव हो सकेगा। नए वित्त वर्ष के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 115 अंकों की बढ़त के साथ 59,106 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 39 अंक की बढ़त के साथ 17,399 के स्तर पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जन कल्याण की योजनाओं को 100% सफलता के लिए इसका फायदा हर योग्य नागरिक तक पहुंचाने की अपील की है। इसी के तहत वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए जिले और पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। देश के हर जिले में 1 अप्रैल से 30 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश में हर व्यक्ति तक बीमा सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 30 जून तक सरकार हर जिले और ग्राम पंचायत स्तर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से 30 जून तक सभी को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए ये विशेष अभियान चलाया है। बैंकों और जिला स्तर पर अधिकारियों की निगरानी में ये अभियान हर ग्राम पंचायत में चलाया जाएगा। जिलों में लीड बैंक मैनेजर्स, राज्यों की बैंकर्स समिति और सरकारी विभागों को इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपए सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवच मिलता है। 18 से 50 साल की आयु तक आपके बैंक अकाउंट के साथ ही इस बीमा की सुविधा दी जाती है और प्रीमियम अपने आप ही कट जाता है। योजना को LIC द्वारा लागू किया जाता है और 1 से अधिक बचत खाता होने पर ये एक ही अकाउंट में आपको सुविधा मिलती है। 15 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या 15,73 लाख तक पहुँच गयी। 15 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत करीब 6 लाख लोगों को 13,109 करोड़ रुपए के क्लेम्स का भुगतान भी किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवच दिया जाता है। इसके लिए हर साल आपको सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम अदा करना होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल अप्रैल तक पीएम सुरक्षा बीमा योजना से 28 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। इस स्कीम के तहत अभी तक 97,000 से ज्यादा क्लेम्स के तहत 1,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में G20 बैठकों का दौर जारी है। गुवाहाटी में शुरू हुई दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक, वहीं सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक संरक्षण के लिए सतत वित्त पोषण पर चर्चा हुई, तो गांधीनगर में एनर्जी ट्रांजिशन कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की G20 अध्यक्षता में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक सोमवार को गुवाहाटी में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनमें वैश्विक कौशल गैप को दूर करना, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक संरक्षण के लिए सतत वित्त पोषण शामिल हैं। सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मंथन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के प्रस्तावित गठन को सदस्य देशों से व्यापक समर्थन मिला। बेहतर परिणाम हेतु स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक संगठनों के साथ सामंजस्य को लेकर सदस्यों के बीच व्यापक सहमति दिखाई दी। उधर भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला स्थित हपनिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में शुरू हुआ। 60 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका शीर्षक स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित भविष्य रखा गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। इनके हल के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। G20 प्रतिनिधि बैठकों में हिस्सा लेने के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। G20 प्रतिनिधियों ने सोमवार को दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात की। राजभवन में सभी प्रतिनिधियों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। विशाल बैरिस्टो, मेघना देव और नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों से अहम विषयों पर संवाद करते हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में सरकार की उन योजनाओं पर भी चर्चा की है जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी है। पीएम ने 28 जनवरी 2018 को प्रसारित मन की बात में इस पर चर्चा की थी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। और खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप में। पिछले साल दिसंबर में सड़क हादसे में चोटग्रस्त हुए भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचेंगे। पिछले मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स ने डगआउट के ऊपर ऋषभ पंत की जर्सी लगाई थी। प्रीमियर लीग में खराब प्रदर्शन के चलते इंग्लिश क्लब चेल्सी ने अपने मैनेजर ग्राहम पॉटर को बर्खास्त कर दिया है। लगातार खराब नतीजों के बाद टीम प्रीमियर लीग में 11वें स्थान पर चल रही है और शीर्ष 4 में जगह बनाने से 12 अंक की दूरी पर है। पॉटर सितंबर में चेल्सी के साथ जुड़े थे। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर न्यूकासल यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। न्यूकासल यूनाइटेड ने एक रोमांचक मुकाबले में मैनचेस्टर को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद न्यूकासल अंक तालिका में 3रे स्थान पर आ गई है। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने रियल वैलाडोलिड के खिलाफ मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
रियल मैड्रिड ने इस मैच में 6-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। फ्रेंच लीग में लियों के खिलाफ मैच में पेरिस सेंट जर्मेन को हार का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मुकाबले में लियों ने पीएसजी को 1-0 से हराया। इटालियन लीग में खेले गए एक मैच में एसी मिलान ने नेपोली को 4-0 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़ जा रहे हैं आपको कुछ और देश की बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बहुत से विद्यार्थियों को हालात के कारण अपनी शिक्षा को जारी रखने में कठिनाई होती थी, लेकिन इग्नू उनके सामने उम्मीद की किरण बनकर सामने आया और उनके जीवन में शिक्षा की रोशनी भर दी। राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त हैं, उनको भी इग्नू ने अपनी स्किल को अपग्रेड करने में मदद की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल की ओर से आयोजित सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन नामक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने स्वच्छता को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, प्रोफेसर और अन्य प्राध्यापक हिस्सा ले रहे हैं, जो इस मुद्दे पर विभिन्न सत्र के दौरान अपने विचार रखेंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के आरोप में बंद पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। कोर्ट ने 31 मार्च को पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से आतंकी वारदातों की योजना बनाने और अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में एनआईए कोर्ट ने यासीन भटकल और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भटकल के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की जांच से साफ होता है कि भटकल न केवल आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल था, बल्कि विस्फोटकों आईईडी को तैयार करने में उसकी बड़ी भूमिका थी। एनआईए ने साल 2012 में यासीन भटकल और इंडियन मुजाहिदीन के बाकी सदस्यों के नाम यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले के विजयपुर के गांव रख बरोटिया में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार व विस्फोटकों की खेप भेजने का खुलासा करते हुए गोला बारूद बरामद किया है। एक पैकेट से सुरक्षा बलों ने 4 हैंड ग्रेनेड, 6 मैगजीन, 48 राउंड और 3 चाइनीज पिस्टल को बरामद किया है। मामले की छानबीन चल रही है।